नहीं कर सकता कि ऐश्वर्या को ऐश्वर्या के नाम से बोला जाए, तो इसलिए उच्चारण का सही होना बहुत। विश्व सुंदरी की छवि आती है, लेकिन उनका नाम अगर सदैव शब्द है, ये तो सदी से सदैव बना। अब इसको हमने ये सदा प्लस सदा धन एव है, ये संधि होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि का मतलब जैसा कि शब्द से ही पता चला, दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा। भाषा को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है संधि को समझना, कि शब्दों को तोड़ा कैसे गया है, बनाया कैसे गया है, उनको विच्छेद करना क्या होता है, संधि करना क्या होता है, वर्ण विच्छेद क्या होता है। इन सब चीजों को समझना सबसे अधिक जरूरी होता है और इन्हीं के कारण हम शब्दों का उच्चारण सही से कर पाते हैं। जैसे बच्चन परिवार की बहू जिसका नाम ऐश्वर्या है, तो ऐश्वर्या के स्थान पर अगर किसी ने ऐश्वर्या बोल दे तो आप सबके चेहरे के भाव बदल जाएंगे, क्योंकि कोई सहन ही नहीं कर सकता कि ऐश्वर्या को ऐश्वर्या के नाम से बोला जाए, तो इसलिए उच्चारण का सही होना बहुत। विश्व सुंदरी की छवि आती है, लेकिन उनका नाम अगर गलती से गलत ले लिया, फौरन ऐसे चौंक जाती है कि किसका नाम ले दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से उच्चारण का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ए को ए बोल दिया, जैसे एवं शब्द होता है, एवं को बहुत लोग एवं बोल देते हैं, तो वो भी गलत हो गया। तो सही उच्चारण की पहचान होना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है संधियों का समझना, जो व्याकरण है उसको समझना, शब्द विचार को समझना, तो शब्द बना कैसे है, इन सबको समझना इतना ज्यादा जरूरी है कि जैसे कि किसी को समझने के लिए उसकी आत्मा को समझना जरूरी होता है। तो भाषा में संधि जो है वो भाषा की जान होती है, भाषा की आत्मा होती है, और अगर हमने किसी की आत्मा को समझ लिया तो समझो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। इसलिए भाषा को समझने के लिए व्याकरण की बारीकियों से निकल कर जाना जरूरी होता है। तो अगर भाषा से आपने इश्क कर लिया तो आपको भाषा का विद्वान होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भाषा के व्याकरण को समझो, उसका गहन अध्ययन करो और फिर देखो इसका कमाल, आपके चेहरे की जो चमक है वो लाजवाब हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो संधि के साथ। जो छोटा आ जिसे हम कहते हैं उसे हम ह्रस्व बोलते हैं। जब इसी का बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जब ये तीनों स्वर दीर्घ बन जाते हैं, दो मिलने से, दोनों तरफ स्वर अ, ई, उ ही होना चाहिए। अ और आ मिलकर आ हो गया, अ या आ मिलकर भी आ हो गया, यानी दोनों तरफ एक स्वर होना चाहिए, समान स्वर, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो। इसी तरह से ई है, ई भी दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए, तो उसका रूप बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर ही होगा। इसी तरह से ऊ भी है, ऊ दोनों तरफ समान ऊ होने चाहिए, दोनों तरफ ऊ होना चाहिए, उसका रूप बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ रूप ही होगा। इधर भी ऊ या ऊ दोनों का मिलाकर दोनों तरफ समान स्वर है, ह्रस्व है चाहे वो दीर्घ है, लेकिन उसका रूप दीर्घ ही बनेगा। तो यही इसकी पहचान है। दीर्घ संधि की ये पहचान है कि जब इसका स्वर बनता है, जब इसका शब्द बनता है, तो उसमें दीर्घ आ लगा होता है, या फिर दीर्घ ई लगा होता है, या फिर दीर्घ ऊ लगा होता है। ये दीर्घ संधि की पहचान है। और अब हम देखते हैं कि गुण में दो अलग अलग स्वर मिलते हैं, फिर उसका तीसरा ही रूप बनता है। जैसे कि इधर अ है, पूर्व रूप में अ ही होता है, अ के साथ जब ई आता है तो ए बन जाता है। आ के साथ ई बना है, ई आया है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे दीर्घ आ है या ह्रस्व आ है, और उसके साथ कोई दीर्घ ई है या फिर ह्रस्व ई है, लेकिन आ और ई मिलने से ए बनता है और आ और ऊ मिलने से ओ बनता है ना। और यही दो चीजें बनती हैं, ए और ओ, और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि ए और ओ जो है वो संयुक्त स्वर है, क्योंकि ए अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये अ और ई मिलकर ए बना है, और ओ भी अ और ऊ मिलकर ओ बना है, इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। अब आते हैं कौन सी मात्रा, आ के बाद यदि ए आया है और ए जो है ए या आई हो, अ के बाद अगर ए है तभी बड़ी ए हो जाएगा यानी आई हो जाएगा, और अगर आ के साथ बड़ी ए है तब भी आई ही हो जाएगा। बड़ी ए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे इससे अच्छे से समझ पाते हैं कि छोटी ए और बड़ी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, इसको ऐसे नहीं बोला जाता, छोटी ए या बड़ी ए नहीं होता, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। ए
इसकी जिसमें मात्रा नहीं लगी उसको हम ए बोलते हैं, और जिसमें मात्रा लगी है ऊपर इसको आई बोलते हैं। ए से एड़ी और ए से ऐनक वाला ये ए है। लेकिन इन दोनों अ के साथ अगर मेल हो रहा है तो बड़ी ए यानी कि ए से ऐनक वाला ए ही बनेगा। इसी तरह से आ के बाद अगर ओ आया है, चाहे वो ओ है या फिर औ है, लेकिन उसके लिए आ के साथ अगर औ आया है तो ये औ ही बनेगा, चाहे यहाँ पर ओ हो या फिर औ हो। लेकिन दो आ के साथ अगर इसका मैच हुआ है तब ये इसका रिजल्ट बड़ा औ से औरत वाला औ ही बनेगा, है ना। इस तरह से इसके जैसे रूप देख ले, लोक एशन लोक कैशन, क में बड़ी ए बन गई, है ना। ए है, क में ए मिल गया तो लोक कैशन हो गया। तथा एव है तो तथैव हो गया, क्योंकि इधर आ और ए है तो ए का बड़ा ए बड़ी ए यानी डबल मात्रा में वृद्धि हो जाती। जहां पर भी ए में बड़ी ए हो गई, ओ है तो औ बन गया। तो ऐसे शब्दों को हम वृद्धि संधि के अंतर्गत रखते हैं। वृद्धि संधि का मतलब ये वाली मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। य व बनता है, जिसमें जिस संधि में य या व बने वो यण संधि होता है, ध्यान रखना है। पूर्व ई है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन ई अगर है तो ई का के बाद कोई भी भिन्न स्वर ई को छोड़कर कोई अलग स्वर आए तब इस ई का य हो जाता है, और जो भी स्वर आया है वो इसमें मात्रा बनकर इसमें लग जाता है। जैसे कि अति अंत है तो ई के साथ अ आया है, इस ई का तो य बन गया, और ये वाला अ जो है वो उस य में मिल जाएगा, य पूरा हो जाएगा। लेकिन जो ये त है ये आधा रह जाएगा। इसलिए यण संधि की पहचान होती है कि य व जहां भी आता है उससे पहले आधा व्यंजन होता है। जैसे कि अत्यंत, अति अंत का अत्यंत बन गया, आदि अंत का आद्यांत हो गया, अभी आगत का अभ्यागत हो गया। देखो सभी में आधा व्यंजन आ रहा है य के बाद। अति आचार तो अत्याचार, ये इसकी पहचान है यण संधि में। जहां भी य बनता है, ई से य बनता है या ऊ से व बनता है, वहां पर य या व से पहले आधा व्यंजन होता है। यहाँ भी देख लो, यद्यपि, यदि अपि, यद्यपि द आधा आ गया, नदी अर्पण नद्यार्पण हो गया, आधा द हो गया, इति आदि इत्यादि आधा त हो गया, परिआवरण पर्यावरण यहाँ र आधा हो गया। इसी तरह से अगर ई के बाद ऊ आया है तो यू ई का तो य ही बनेगा, लेकिन ऊ जो है वो मात्रा बनकर इसके साथ लग जाएगी। ई का य बना और ऊ के कारण वो मात्रा लग गई, ई से यू, और या फिर बड़ा ऊ है तो यू बन जाता है। जैसे प्रत्युपकार तो प्रत्युपकार, तो य से पहले त आया है, लेकिन ऊ की मात्रा जो है इस ऊ के कारण ये मात्रा इसके साथ लग गई। उपरी उक्त तो उपरयुक्त हो गया, तो इसमें भी र आधा है, उपरयुक्त हो गया। नी ऊन है तो न्यून आधा ना हो गया। वी ऊ है, वी ऊ है तो व्यूह हो गया, क्योंकि वी में ई है, ई से य बना और य में बड़ा ऊ मिलकर यू बन गया, और वह जो था वो आधा रह गया तो व्यूह। इस तरह से ये यण संधि बनती है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि यण संधि को हम कैसे समझ सकते हैं। अब हमने अभी तक हमने ई का देखा, ई से य बन जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर पूर्व पद में ऊ आए तब क्या होता है। ऊ आए तो ऊ का व हो जाता है, इतना ध्यान रखें। लेकिन ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तब, अगर ऊ के बाद ऊ ही आएगा वो तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें यण संधि के बारे में बताना है। पूर्व पद में अगर ऊ आया है तो ऊ के साथ अगर कोई और ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया है तब अन्य स्वर जो है व में ऊ का व हो जाएगा, और ये स्वर जो है उसमें मात्रा बनकर लग जाएगा। तो ऊ का व हो गया, व में अ मिला, और अगर आ आया है तो वाह बन गया। इस तरह से जैसे सु आगत है तो स्वागत, तो सु का जो ऊ था उसका तो व बन गया और आधा सा रह गया, और ऊ में आ मिल गया। ये ऊ का व जो बना, व में आ मिला तो वाह बन गया, तो स्वागत बन गया। गुरु आकृति गुरुआकृति, सुअच्छ स्वच्छ, सुअल्प स्वल्प, इस तरह से ये संधियां बन जाती हैं। ऊ का व बना और ई जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग गई तो वी बन गया। तो अनुइति अन्विति, अनुएषण अन्वेषण, इस तरह से इसके शब्द बनते हैं। और इस चीज में अगर पूर्व पद में री आया है तो री का र हो जाता है। री के बाद कोई अन्य स्वर आया है तब री का र हो जाता है। जैसे मात्र आज्ञा, तो री का ये री आया, उसके बाद आ आया है तो आ इसमें र में मिल जाएगा, रा बन जाएगा। तो त जो है वो आधा रह गया, तो मात्राज्ञा ये शब्द बना। भ्रातृ आदेश तो भ्रात्रादेश हो गया। पितृ अनुमति तो पित्रानुमति हो गया। मातृच्छा तो मातृच्छा। इस तरह से यण संधि को हम समझ सकते हैं। आप इसे अच्छे से इसका अभ्यास करें ताकि आपको भी ठीक से समझ आए। और ये समझने के लिए, यण संधि को समझने के लिए सबसे अधिक ध्यान ये देना है कि
या व जो भी बनता है उससे पहले आधा व्यंजन जरूर आता है। जैसे स्वागत में आधा स आया है, गुरुवाकृति में आधा र आया है, इस तरह से स्वच्छ में आधा स आया है, सुअल्प में स्वल्प में आधा स आया है। इस तरह से इनको देख सकते हैं। अन्वेषण में आधा न आया है। यण संधि में ही सिर्फ ये होता है और नहीं होता, ये इसकी पहचान है। उसमें भी य और व बनता है और उसमें भी य और व बनता है, लेकिन यण संधि में य व से पहले आधा व्यंजन होता है, लेकिन अयादि संधि में कोई आधा अक्षर नहीं होता, पूरे व्यंजन। अयादि संधि का मतलब है कि जैसा कि इसमें शब्द में लिखा हुआ है अय आदि, यानी अयादि संधि में अय बनता है। अय, आये, अव और आव ये शब्द बनते हैं। वो कैसे बनते हैं ये हम सीखेंगे इसकी परिभाषा को देखकर। हमने देखा था कि संधि में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक पूर्व भाग और एक होता है उत्तर भाग यानी कि जो पहला वाला होता है और उसके बाद जो उत्तर भाग कहते हैं। तो पूर्व भाग में अगर ए आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। और अगर पूर्व भाग में बड़ी ए आए तब इससे आय बन जाता है ना। और अगर पूर्व भाग में ओ आए, ओ से ओखली वाला ओ आए तो अव बन जाता है। और अगर औ आए यानी बड़ा औ आए तब आव बन जाता है। अब कैसे बनता है ये भी साथ में देख लें। तो पूर्व भाग में तो हमने देख लिया कि ए आए तो अय, आई आए तो आए, ओ आए तो अव और औ आए तो आव बनता है। तो उत्तर पद में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर इधर पूर्व पद में ए आया है और उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर यानी कि कोई और स्वर आए, क्योंकि स्वर संधि पूर्व पद में ए आए और उसके बाद उत्तर पद में कोई और स्वर आए तब ए का अय तो होता ही है, लेकिन जो भिन्न स्वर है वो उसमें मात्रा बनकर इसके लग जाता है ना। अब हम देखें, उदाहरण देख लें। उदाहरण के बिना तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हमने एक उदाहरण लिया, ने प्लस अन, ये उदाहरण लिया ना। जैसे कि शर्त के अनुसार था कि अगर पूर्व पद में ए आया है तब ना में ए है ना, तो ना में से हमने ए अलग कर लिया, ए हमने अलग कर लिया और ये हमने इस तरह से लिख लिया ना। अब ना में से ए लिख लिया तो ए का तो अय बन जाता है, हमारी नियम के अनुसार ए का अय हो जाता है। तो इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि ये न हल वाला है, प्लस अय बन गया और प्लस ये अन हो गया, क्योंकि इधर वाला उत्तर पद में अन आया है। क्योंकि हमने देखा था कि ए और प्लस भिन्न स्वर हमारे पास अ आया है ना। इधर ए है और इधर अ हो गया, ए और अ भिन्न स्वर हो गया। जो अ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो न और अ हमने जोड़ा तो न पूरा बन गया। और ये जो य है, य में हल लगा हुआ है, य और ये अ बना तो य बन गया है ना। और न लास्ट में रह गया तो ये जुड़ गया, तो इसको हमने शब्द बना दिया न य न। इस तरह से नयन शब्द बना अयादि संधि में ना। तो अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो गई प्लस अक है ना। गई में आई है यानी कि गई में से ए निकाला तो और हमारे पास ये बना गए, यानी ए और अ ये अभिन्न स्वर है। अब ये ग में से हमने ए निकाल लिया तो ग तो हमारे पास वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें हल लगा हुआ है, लेकिन इस ए का हमने आय बना लिया, बड़ी ए है इसलिए हमने इसका आय बना दिया। और प्लस में ये अक जो ऊपर से चला आ रहा है ये अक हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ग में आ जोड़ दिया तो आ जो है वो क्या बन जाएगा, इसमें मात्रा बनकर लग जाएगा, गा बन गया। और ये वाले य में हमने ये वाला आ जोड़ दिया तो ये य बन गया। और ये कब ऊपर पीछे है ये अक हो गया, तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो गा य क, इस तरह से बना ये शब्द है ना। छोटी ए से आई बना तो इसलिए ये नयन बना था, और बड़ी ए से ये गायक शब्द बन गया। क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे कि ओ से क्या बनता है। ओ की बात करते हैं कि पूर्व रूप में अगर ओ आया है तो ओ प्लस भिन्न स्वर है। तो ओ में जो ओ आया है इसको हम अलग अलग लिख लें, ओ प प्लस ओ, और भिन्न स्वर जो है वो अन हो गया, अन लिख लिया अगर, है ना। तो अब इस प को भी साथ साथ उतारते जाएंगे नीचे, क्योंकि प को भी जोड़ना है पो, और इस ओ का अब हो गया, इस ओ का अब हो गया, और प्लस अन है तो उसको भी हमने ले लिया अन। तो इस तरह से शब्द बना प व और न, पवन शब्द बना पूरा। तो आज हमने इस तरह से अयादि संधि को विस्तृत रूप से सीखा, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तब भी आप कमेंट करें, और अगर समझ आया तब भी कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगे कि भी हाँ ये
वीडियो लाभदायक है तो औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। देखते रहें अरुणा कालिया का चैनल